हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। पूरा नाम क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। देखो, बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू लेट यू नो अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। बेसिकली क्यों इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका स्टैटिस्टिक्स में? कुछ लोग कहते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा अच्छा है, स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बोरिंग लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो बोरिंग नहीं लगता है, बल्कि आप न्यूमेरिकल्स लगाते हो तो बहुत मज़ा आता है। और आप स्टैटिस्टिकल जो टूल्स पे आते हैं, लाइक मैथमेटिकल पार्ट पे जब जाते हैं, मीन मीडियन मोड या इंडेक्स नंबर, स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना, इंडेक्स नंबर, इस पे जैसे आप आते हैं तो वो चीज़ें इतनी अच्छी लगती है कि फिर उसको छोड़ के कुछ करने का मन नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है, बोरिंग नहीं है। बस उसके पहले कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो समझना होगा। मेथोडोलॉजीज क्या है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, वो समझ ले पहले। और स्कोप्स क्या है, सबसे बड़ी चीज है स्कोप। वाई स्टैटिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो समझ लें पहले। स्टैटिस्टिकल जो भी फैक्ट्स हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? न्यूमेरिकल डाटा को कवर करता है, यानी क्वांटिटेटिव डाटा को कवर करता है। जहां पे स्कोर की बात होती है, जैसे हम क्रिकेट देखते हैं, तो आप उसमें क्या देखते हो? आप उसमें स्कोर देखते हो। अलग अलग बैट्समैन ने अलग अलग स्कोर किए, रन बनाए, बॉलर्स का क्या है स्टैटिस्टिक्स, वो सारा जब भी हम देखते हैं, सामने अपने डाटा देखते हैं, तो वो हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। क्योंकि हम बैटिंग नहीं देखते हैं, हम बॉलिंग नहीं देखते हैं, क्वालिटी नहीं देखते हैं, हम ज्यादातर क्या, किस पे अपना इंटरेस्ट शो करते हैं? अपना इंटरेस्ट हम पे करते हैं अपना उस पे जो स्कोर होता है, यानी स्टैटिस्टिक्स। हमेशा क्या होता है, हर आपके ऑर्डिनरी लाइफ में हो, बिजनेस लाइफ में हो, आपके स्पोर्ट्स में हो, इंटरेस्ट जो भी आपका हो, जो भी एरिया हो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, वहां जो कुछ भी आप जहां भी है, हर जगह आप स्टैटिस्टिक्स से घिरे हुए हैं। तो वो आपको क्या करता है? स्कोर देता है। जैसे आप डे बाई डे क्या होता है कि एज लोगों की चेंज रहती है, अलग अलग लोगों की अलग अलग एज। एज क्या है? एक वेरिएबल है। इनकम क्या है? वेरिएबल है। मार्क्स क्या है? वेरिएबल है। हम पढ़ाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का हमारा कुछ ना कुछ मकसद होता है। क्या? स्कोर अच्छा करना है। इस टेस्ट में हमें इतने मार्क्स लाने हैं, नेक्स्ट टेस्ट में उससे बेटर करना है, यानी फाइनल में हमें इतना लाना है। तो हम क्या करते हैं? अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को देखते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है? अलग अलग, जैसे एनुअल में लास्ट ईयर इतना था, उसके बाद फिर इस बार बीच बीच में जो भी एग्जाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, क्लास टेस्ट, उसमें कितने मार्क्स लाए। तो उससे हमें क्या इंटरेस्ट बढ़ता है, और उससे हम परफॉर्मेंस को देखते हैं कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं, ठीक है, मल्टीपल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। सपोज करो 11th में 30 स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अब 30 स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग मार्क्स हैं, देखते हैं तो हम क्या कहते हैं उसमें, वहां पे भी हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है कि भाई, तो वो इकोनॉमिक्स में मार्क्स तुम्हारे कितने हैं, तुम्हारे कितने हैं। तो अलग अलग इंडिविजुअल मार्क्स को हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर उसमें हम क्या करते हैं? कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। फिर जैसे एवरेज निकाल लिया, एवरेज से कितना दूर हो आप। तो उससे क्या होता है कि हर जगह हम स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हैं, और स्टैटिस्टिक्स पे हम डीपली एंटर करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग है स्टैटिस्टिक्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई होप आपको भी, जैसे जैसे आप चैप्टर में, आप सब्जेक्ट में आप डीपली एंटर करेंगे तो आपको मजा आएगा। सबसे पहले फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें वो इंट्रोडक्शन है। ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर का क्या है? इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिकली दिया क्या गया है? इकोनॉमिक्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। हालांकि हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है वो पढ़ा था। इकोनॉमिक्स क्या होता है, हमने 2 डेफिनेशन यहाँ पे फिर से लिखे हैं। ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में भी मिल जाएगा, बट यहाँ पे भी है, तो थोड़ा सा हम एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। अच्छा भी है, रिवाइज भी कर लेंगे आप। मार्शल ने जो डेफिनेशन दिया है, मार्शल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? सिंपल, आप जानते भी हो, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। यानी इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग का या मैन का स्टडी है, मैन के बारे में स्टडी है, कि वो अपने ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ में वो क्या करता है, ऑर्डिनरी लाइफ में वो क्या बिजनेस करता है, क्या भी कुछ भी करता है, अपने अपने आप को जिन एक्टिविटीज में लगाता है। जैसे मान लो एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक्स के ये एक्टिविटीज हैं, प्रोडक्शन कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कंजम्पशन कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, राइट। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सिंपल सा डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, दैट इज द इकोनॉमिक्स। नाउ रॉबिन्स ने जो दिया है, रॉबिन्स ने इस पे फोकस किया है मीन्स पे। मीन्स क्या है? मीन्स का मतलब होता है
मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, यानी हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज हमेशा क्या होती है, स्कैरसिटी में होती है, लिमिटेड होती है, और डिमांड क्या होता है, डिमांड अनलिमिटेड होता है, ज्यादा होता है। तो इस पे बताया कि रिसोर्सेज को, यानी इनके हिसाब से क्या है, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कैर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज जो है, रिसोर्सेज के दो इश्यूज आते हैं सामने जब भी रिसोर्स की बात आती है। व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स जो है वो एनीथिंग एल्स व्हिच इज necessary for our life, which is required for our life, that is the, which is very essential for our life, that is the resource। अगर वो हमारे लिए जरूरी है तो हमारे लिए वो क्या रिसोर्स है। और रिसोर्स के साथ एक दो प्रॉब्लम आती है। क्या प्रॉब्लम आती है? पहला, फर्स्ट प्रॉब्लम इज, फर्स्ट इशू इज, रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्कैर्स में होती है, स्कैरसिटी में, उनकी स्कैरसिटी बोलते हैं। स्कैर्स का मतलब होता है लिमिटेड, कमी होती है हमेशा। क्यों कमी, कैसे निकालते हैं? डिमांड इसकी बहुत ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि कोई चीज मेरे मेरे लिए जरूरत की चीज है तो मेरे लिए रिसोर्स है, मेरे लिए जरूरत की चीज है तो दूसरे भी उसको अपनी जरूरत की चीज बना लेंगे। तब सीधी सी बात है वो लिमिटेड है और उसके जो है डिमांड्स मल्टीपल है, ढेर सारे हैं। ठीक है, तो एंड्स, एंड्स का मतलब क्या होता है? खत्म हो जाना, खत्म हो जाना। और ये स्कैर्स, यानी जो मींस जो है, जो रिसोर्स जो लिमिटेड है वो खत्म ना हो जाए, यानी लिमिटेड और खत्म होने के बीच में जो जो भी एक्टिविटीज करती हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब कुछ इकोनॉमिक्स होता है। और क्योंकि इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। एक तो ये स्कैरसिटी में होती है, दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ क्या होती है रिसोर्स के साथ, कि ये मल्टीपल यानी अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। जैसे पानी का काम से पानी पीना नहीं है, पानी तो हर जगह बहुत जगह काम आता है। कोई भी रिसोर्स, रिसोर्स जो है, रिसोर्स के मल्टीपल यूजेस है, अल्टरनेटिव यूजेस है, इसलिए क्या होता है कि वो और लिमिटेड होता चला जाता है। ठीक है, तो खत्म ना हो जाए इसलिए इसको पूरा स्टडी करना, इस साइंस को, इस साइंस का मतलब कि जो रिसोर्सेज है उनको ऐसे मैनिपुलेट करो, ऐसे एलोकेट करो, एफिशिएंटली एलोकेट करो कि सबको सेटिस्फाई करते हुए चलो। तो ये डिटेल में मैंने बताया था, आज फिर से रिवाइज हो गया। रॉबिन्स ने ये डेफिनेशन दिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टैटिस्टिक्स, जो हमारा कंसर्न है फर्स्ट चैप्टर में। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है उस पर बात कर लेते हैं। चला, ये क्या है स्टैटिस्टिक्स? स्टैटिस्टिक्स बेसिकली देखा जाए, मैंने सबसे पहले बताया कि न्यूमेरिकल डाटा। सब आपको सिंपली बताना हो कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स कवर्स न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। इसको हम पहली बात कर लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है उसको सबसे पहले यूज किया था, इनको फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। नाम इनका क्या है? गॉटफ्राइड एचेनवॉल। ये नाम आप याद कर लें, अगर आपसे कभी कोई पूछा जाए हु वाज द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप क्या बोलेंगे? गॉटफ्राइड एचेनवॉल। इनको बोला जाता है फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे मैंने ईयर भी लिखा है, इनका जो ईयर है वो 1749 में फर्स्ट टाइम ही यूज्ड दिस टर्म। स्टैटिस्टिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय गॉटफ्राइड एचेनवॉल, दैट इज व्हाई ही इज नोन टू बी द फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे दो चीजें मैंने लिखी हैं। एक फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स, ये जो है सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर, ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो इनका एरा आता है वो 19th सेंचुरी में है। ये कब की बात है? 17th सेंचुरी में। सबसे पहले यूज किसने किया था? गॉटफ्राइड ने। लेकिन उसके बाद जब ये मॉडर्न, इनको बोला जाता है मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स के फादर, सर रोनाल्ड एल्मर फिशर। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स बेसिकली क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स के दो कॉन्सेप्ट हैं, दो अलग अलग मत है इस पे, दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। एक स्टैटिस्टिक्स प्लूरल सेंस में और एक स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर सेंस में। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, प्लूरल का मतलब जरूर होता है कि होता है ना सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर। प्लूरल का मतलब क्या होता है? प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन होता है। सिंगुलर का मतलब होता है सिंगल, एक वचन। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान देना है, स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स में जो प्लूरल कॉन्सेप्ट है, प्लूरल सेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसमें मल्टीपल यूजेस नहीं है, मल्टीपल एक्टिविटीज नहीं है, मल्टीपल काम उसमें नहीं है। एक काम है, यानी एक एक्टिविटी करता है। क्या करता है? खाली सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करता है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, दैट्स इट। प्लूरल, इस चीज को ध्यान रखना। प्लूरल नाम जरूर है लेकिन काम इसका प्लूरल नहीं है, काम इसका प्लूरल एक काम है। अब उस
में क्या होता है उस पर हम डिटेल में बात करते हैं अभी प्लूरल सेंस में और सिंगुलर सेंस में। हाँ, सिंगुलर सेंस में क्या होता है, सिंगुलर सेंस से जो बनता है डेफिनेशन सामने है, दैट वाज गिवन क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन। ये नाम भी आप याद कर लें। अगर आपसे सिंपली किसी ने पूछा व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो आपको ये नहीं बताना है, आपको ये पूछना भी नहीं है पलट सिंगुलर सेंस में बताएं या प्लूरल सेंस में बताएं, आप सिंपली बता सकते हो, कोई भी आप बता सकते हो। तो बेटर ये होगा कि ये वाला आसान है, क्योंकि ये में इसमें स्टेप्स हैं। क्या है ये जो है वो सिंगुलर सेंस में है। सिंगुलर सेंस में देखो कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ती है। कलेक्शन, साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा को अंडरलाइन मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि उस पर मैं हाईलाइट कर चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। स्टैटिस्टिक्स कवर्स ओनली न्यूमेरिकल डाटा। तो क्या है सिंगुलर सेंस में अगर देखा जाए तो ये सिंगुलर सेंस में डेफिनेशन है क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के द्वारा दिया गया। साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। इसको समझ लेते हैं सिंगुलर सेंस में क्या होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि न्यूमेरिकल डाटा को कलेक्ट किया जाता है। कलेक्ट किया जाता है, ये देखो पूरा मेथड है, पूरा एक स्टेप्स है, पूरा प्रोसेस है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द मार्केट। अब सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से जो भी कलेक्ट करते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्शन ऑफ जो डाटा है उसके कई मेथड्स हो सकते हैं कि ये सोर्सेज अलग हो सकते हैं। प्राइमरी सोर्स से लिया, वो आगे हम पढ़ेंगे, प्राइमरी सोर्स से लिया तो प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी सोर्स से लिया तो सेकेंडरी डाटा। मेथड्स भी आता है, सेंसस मेथड से कलेक्ट किया या सैंपल मेथड से किया, सैम्पलिंग मेथड से किया, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सेकंड और थर्ड चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डाटा ही है। और उसके बाद फिर जब डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। डाटा वुड बी क्लासिफाइड फर्दर। क्लासिफाई का मतलब जैसे हमने ढेर सारा डाटा उठा लिया, ठीक है, अलग अलग गांव में सर्वे किया, अलग मोहल्ले में सर्वे किया, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मोहल्ले वाइज या वार्ड वाइज हम क्या करते हैं कि डाटा को सेग्रीगेट करते हैं। यानी हम सिमिलर डाटा को, सिमिलर क्या, इस वार्ड से जो भी संबंधित होंगे, जैसे मान लीजिए हाउस होल्ड्स को हमने सर्वे किया, ठीक है, अगर हमने 4-5 मोहल्लों में जाकर सर्वे किया और 5 मोहल्ले में इकट्ठा डाटा रखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, इस मोहल्ले में जितने भी हैं उनको अलग कर लो, इसमें अलग कर लो। फिर ये हो गया क्या, ये ग्राफिकली सॉरी ज्योग्राफिकली हो गया सेग्रीगेशन ऑफ द डाटा, तो इसको क्लासिफाई करते हैं। ये सब कुछ इसी में आता है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में। कलेक्शन ऑफ डाटा के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे प्रोसेस होते हैं। अब ऑर्गेनाइज करने का पर्पस क्या होता है कि डाटा को ऐसे प्रेजेंट किया जाए कि व्यूअर्स जो है, स्टैटिस्टिक्स के जो व्यूअर्स हैं, जो उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हैं, राइट। व्यूअर्स कौन होते हैं भाई, स्टैटिस्टिक्स हमने बना के रख दिया, एक बना के रख दिया, तो कोई ना कोई उसका व्यूअर तो होगा, उसको अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर लेगा, राइट। तो वो जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसको ऐसे प्रेजेंट किया जाए, उस प्रेजेंटेशन के पार्ट्स हैं, प्रेजेंटेशन में ही देखा जाए तो एक एक स्टेप्स आते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करने के ही प्रोसेस में आता है क्लासिफाई, उसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये डेफिनेशन शॉर्ट में है, 4 एक्टिविटीज हैं, उसको कवर कर लेते हैं। पहले प्रेजेंटेशन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन का क्या, अब हमने क्लासिफाई कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया अच्छे से डाटा को, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसको हम टेबल के फॉर्म में कर सकते हैं प्रेजेंट। टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे तो हमें डिटेल बताना तो पड़ेगा नहीं, ऐसा तो नहीं हमने स्टैटिस्टिक्स बनाया तो बार बार हम जाके प्रेजेंट करेंगे। हमने बना दिया टेबल, अब किसी को चाहिए तो वहां से कलेक्ट कर सकता है। आप गूगल करते हो तो आपको क्या मिलता है, वही प्रेजेंटेड डाटा मिलता है। अब आप अपने हिसाब से उसका एनालिसिस करके आप देख लेते हो। कभी कभी एनालिसिस किया हुआ होता है, स्टैटिस्टिक्स जो बनाता है वो एनालिसिस भी करता है पूरा कंप्लीटली, उसके बाद फिर पाई चार्ट के फॉर्म में, बार डायग्राम के फॉर्म में, या फिर टेबल के फॉर्म में, ढेर सारे तरीके होते हैं, राइट। ग्राफिकली या न्यूमेरिकली उसको टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। देन एनालिसिस, ये एनालिसिस क्या है, एनालिसिस बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने क्लास में एक टेस्ट दिया, टेस्ट में ढेर सारे बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, 30 बच्चों में टेस्ट लेने के बाद हम क्या करते हैं कि निकालते हैं सबके मार्क्स अलग अलग, फिर उसके बाद अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर हमने एवरेज निकाल लिया कि एवरेज देखते हैं कितना है। सपोज कि 30 मार्क्स का हमने टेस्ट लिया, उस टेस्ट में 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल, सपोज करते हैं। अब उनमें से कोई 29 पाता है, कुछ लोग 30 भी पाते हैं, कुछ लोग 28 पाते हैं, कुछ ऐसे भी होंगे जो बिलो 15 भी होंगे,
राइट। लेकिन सबका एवरेज निकालते हैं, यानी अरिथमेटिक मीन हम पढ़ेंगे आगे एनालिसिस में, मीन निकालते हैं तो उस मीन में पता चलता है कि एवरेज जो आ रहा है, यानी जो आ रहा है दैट इज 25। अगर 25 है आउट ऑफ 30, किसी भी क्लास का एवरेज 25 है तो उसको आप क्या कहेंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स है, मोर देन 80% है, राइट। तो 80%, लेकिन उस एवरेज से कुछ ऐसे भी हैं जो 15 से भी काफी कम है, तो वो दे आर फार फ्रॉम द एवरेज। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि एवरेज निकाल के देखेंगे हाँ ओवरऑल क्लास इज गुड, वेरी गुड, बट उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिलो 15 है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिलो 15, तो उनको हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो ये एनालिसिस के द्वारा पता चलता है। देन इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कि व्यूअर्स उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी हम जो स्टैटिस्टिक्स बना के पेश कर रहे हैं उसको प्रेजेंट करने के बाद उसको इंटरप्रेट, यानी अपने हिसाब से मीनिंगफुल, जो हमें जो मीनिंग निकालना है, जो इंफॉर्मेशन निकालना है, वो दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, यानी समझ कैसे पाते हैं, उस डाटा को हम कैसे ले रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। तो सीधी सी बात है, डाटा को कैसे समझाया गया, कैसे उसको प्रेजेंटेशन, तो मकसद था कि इजीली इजी टू अंडरस्टैंड हो, लेकिन इंटरप्रिटेशन का मतलब कि डाटा ओवरऑल जो प्रेजेंट करके दिया जा रहा है उसको लोग कैसे समझ रहे हैं, व्यूअर्स उसको कैसे लेते हैं। तो ये जो है सिंगुलर सेंस में है, क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन के द्वारा दिया गया। इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। दैट इज ऑल अबाउट द सिंगुलर सेंस। अब प्लूरल सेंस में आते हैं, प्लूरल सेंस में आते हैं। नाउ प्लूरल सेंस जो कहता है, प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, इसके लिए हॉरेस सेक्रिस्ट ने अपना व्यू दिया है। हॉरेस सेक्रिस्ट ने जो डेफिनेशन बनाया है वो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हुए बनाया है कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। इनके अकॉर्डिंग क्या है, स्टैटिस्टिक्स में मैंने बताया कि सिंगुलर सेंस में देखो ढेर सारे एक्टिविटीज होती हैं, यानी कलेक्शन होता है, प्रेजेंटेशन होता है, एनालिसिस है, उसके बाद फिर इंटरप्रिटेशन है। बट यहाँ पे देखो प्लूरल सेंस में ये सारे जो देख रहे हैं आप, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं प्लूरल सेंस के, ये सब कुछ जो है वो रिलेटेड है सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन से। यानी स्टैटिस्टिक्स इन द प्लूरल सेंस इज ऑल अबाउट द कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन से ही रिलेटेड है। लेकिन कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या है, डाटा जो है मल्टीपल डाटा है, उनको कलेक्ट करना, कलेक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं कलेक्शन से ही रिलेटेड, वो सब कुछ प्लूरल सेंस में आते हैं। अब देखते हैं क्या है प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, फर्स्ट वन इज एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स का मतलब कि जितने भी फैक्ट्स हैं, यानी जैसे मान लीजिए कि लेट अस सपोज एज, एज ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन जो है उसके एज की हम बात करें, अगर लिख ले कि भाई राम उसकी एज कितनी है, तो अगर एक पर्टिकुलर पर्सन की एज बताएंगे तो दैट इज नॉट द स्टैटिस्टिक्स। लेकिन अगर हमने 5-6 लोगों के एज को रख लिया, तो इनकी एज कितनी, इनकी एज कितनी, या क्लास में ही रख लिया, सबके क्लास में सारे बच्चों का एज रख लिया, या इनकम, उनके फादर की इनकम रख लिया, या उनके मार्क्स रख दिए, यानी एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो भी फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, नंबर, वो वेरिएबल्स, यानी मल्टीपल वेरिएबल्स को हमने क्या किया, यहाँ पे कलेक्ट किया। तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, स्टैटिस्टिक्स इज द एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, यानी फैक्ट्स का एग्रीगेट है, ये अकेले नहीं है, ये एग्रीगेट है। ठीक है, सिंगल किसी एक फैक्ट को अगर आप दिखाएंगे तो दैट इज नॉट स्टैटिस्टिक्स, वो तो किसी की क्वालिटी में आ जाता है, भाई उसकी एज इतनी है, तो वो स्टैटिस्टिक तो है नहीं, हमने किसी का नाम रख लिया अपने पास, उसको रख लिया, तो स्टैटिस्टिक्स मैंने थोड़ी बना, उस पर एनालिसिस क्या करेंगे, कुछ है ही नहीं उसमें, खाली एक एक बंदे के बारे में हमने उसके मार्क्स ही रख दिए, अगर एक सब्जेक्ट का, वो भी नहीं स्टैटिस्टिक्स है। हाँ, लेकिन उसके ढेर सारे सब्जेक्ट्स के बारे में मार्क्स रख दिए, अलग अलग टेस्ट के उसमें रख दिए, तो चेंज हो जाएगा, फिर वो मल्टीपल हो जाता है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग इज अफेक्टेड टू marked and extent by marks, that is extent, marks extent by multiplicity of facts। मतलब मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्ट्स को अब देखो कि फैक्ट्स जो होते हैं, फैक्ट्स जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल में होते हैं। यानी जैसे मान लीजिए किसी के बारे में, अगर मान लीजिए कि हमने किसी क्लास में अलग अलग बच्चों के मार्क्स को ही कलेक्ट कर लिया कि तुम्हारे इतने, इसमें मार्क्स कितने हैं, इसमें मार्क्स कितने हैं, मार्कशीट हमने बनाई,
मार्कशीट सब सारे बच्चों का। और उसके बाद फिर देखा कि जो उससे रिलेटेड जो कॉजेज हैं, जैसे क्या कारण है कि इसमें मार्क्स इसके कम आए हैं, यानी बहुत ढेर सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो फैक्टर्स को भी लेके चलता है, यानी कॉजेज को भी लेके चलता है। मल्टीपल कॉजेज आर देयर। एक बच्चे के मार्क्स इसमें क्यों कम आए, क्या 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 कारण है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इस पिछले वाले से मैच कराता है तो इसमें कुछ और है, क्या फैक्टर्स हैं, क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जो इसमें मार्क्स कम होते हैं, या पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम है, ऐसा क्या है, क्या कॉजेज क्या क्या है। और दूसरा एग्जांपल दें, प्रोडक्शन की बात करें, अलग अलग राज्यों में अलग अलग फूड ग्रेन्स की प्रोडक्टिविटी देखें, प्रोडक्शन देखें, तो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जैसे मान लीजिए राइस की प्रोडक्शन है। अब राइस के प्रोडक्शन पे अगर हमने एनालिसिस किया है, उस पर स्टेटिस्टिक्स बनाया है, तो हमने क्या किया कि अलग अलग स्टेट्स को हमने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया कि इसमें इतने प्रोडक्शन है, इस स्टेट्स में इतना प्रोडक्शन है, इस स्टेट में इतना प्रोडक्शन है। अब उससे रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं वो भी उसमें आते हैं, यानी दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट रेनफॉल ने कर दिया, जैसे आप बनाते हो सेकेंड ईयर में, उसमें आता है कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम आती थी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर, स्पेशली इंडिया का जो एग्रीकल्चर था रेनफॉल पे डिपेंडेंट हुआ करता था। हमारे पास उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छा इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, यानी दीज आर द फैक्टर्स विच मे अफेक्ट। स्टैटिस्टिक्स में मल्टीप्लिसिटी ऑफ द कॉजेस भी होते हैं, राइट, अफेक्टेड, यानी जो फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वो मार्क्ड होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। वो सिंपली मार्क किया जाता है कि भाई ये फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, इस फिगर को ये फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, तो वो भी स्टैटिस्टिक्स में आता है। नाउ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, सीधी सी बात है कि जो स्टैटिस्टिक्स होता है वो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होता है। ओनली क्वांटिटेटिव डाटा, ओनली न्यूमेरिकल डाटा इज देयर। स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डाटा होता है, और जो भी प्रेजेंटेशन दिया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है, वो न्यूमेरिकली होता है। ठीक है, सारे फैक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है कि स्टैटिस्टिक्स हमेशा जो होती है एक्यूरेट डाटा नहीं देती है, एक्यूरेट पे आती नहीं है, वो क्लोज टू द एक्यूरेट हो सकती है, बिल्कुल सटीक नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी अगर हम देखें तो हमने देखा है कि अगर इस क्लास में 85% अगर आएगा तो वही हमारा स्टैंडर्ड, उसके नीचे को हम नहीं मानते। अगर हमने यही स्टैंडर्ड बना दिया तो वही होगा, राइट। अब ये काम होगा कि जो भी कॉजेज हैं जो अफेक्ट करते हैं कि बच्चों के मार्क्स क्यों नहीं आते, अच्छे नहीं आते, उन कॉजेज पे काम किया जा सकता है। कैसे, वो स्टैटिस्टिक्स को यूज करते हुए कहता है कि भाई इतना ये बेंचमार्क बनाया गया, ये स्टैंडर्ड बनाया कि इसको अचीव करना है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि जो रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी को देखते हुए या उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एन्यूमरेट किया जाता है या एस्टिमेट किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स को एन्यूमरेट करने का मतलब समझो, एन्यूमरेटर एक होता है, एक टर्म है जो कि एक्सपर्ट लोग हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, रिस्पोंडेंट अपना इंफॉर्मेशन बताते हैं कि ये चीजें हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं उस जोन पे, उनको पता है कि ये चीज हम ऐसे पूछेंगे तो ये यहाँ से जानकारी मिल सकती है, राइट। प्रिडिक्टेड होता है, एस्टिमेटेड होता है। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है वो एकदम सटीक नहीं होता है, वो एनिमरेटेड होता है, एक्सपर्ट के द्वारा बनाया और अनुमानतः ये सही होगा। और एस्टिमेटेड होता है, एस्टिमेशन का मतलब ये होता है भाई हमने बनाया है वो बिल्कुल ये सटीक तो नहीं कह सकते, लेकिन हमने एक एस्टिमेट तैयार करके, एस्टिमेशन क्या बनता है, बजट भी एक स्टेटमेंट होता है, न्यूमेरिकली स्टेटमेंट होता है कि एनुअल बजट में इतना से रिसीट्स आएंगे, यहाँ यहाँ हमारे खर्चे होंगे, अलग अलग पूरा उसका ब्यौरा दिया जाता है। तो एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू द रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी। नाउ कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। जो भी स्टैटिस्टिक्स होता है, जो बनाया जाता है, स्टैटिस्टिक्स जो डिजाइन किया जाता है, तैयार किया जाता है, स्टैटिस्टिक्स में एक और चीज होती है जो कि सिस्टमेटिकली उसको तैयार किया जाता है, सिस्टमेटिक मैनर में होता है। अब आप समझेंगे सिस्टमेटिक मैनर क्या, सिस्टमेटिक मैनर का मतलब है सीक्वेंस में, ऑर्डर में, ठीक है। इसलिए इसको साइंटिफिक अप्रोच भी कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स तो साइंस है ही, पूरा फैक्ट्स और फिगर पे बेस्ड है, तो सिस्टमेटिक आएगा कि सबसे पहले आप कलेक्शन करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में अलग अलग करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, राइट। कलेक्शन ऑफ डाटा,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, देन इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो सिंगुलर सेंस में बताया गया था. नाउ collected for collected for a predetermined purpose. Whatever the data we are going to collect from the market, from the source of information, that is predetermined purpose. यानी हमारे जहन में, हमारे दिमाग में कुछ ऑब्जेक्टिव रहता है कि कोई पर्पस होता है. बिना पर्पस के हम कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं डिजाइन करते. कुछ भी डाटा हम क्यों कलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में कोई ऑब्जेक्टिव चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं. ठीक है, तो प्री डिटरमाइंड होता है. जो पर्पस होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है. लास्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स शुड बी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि जैसे क्लास में ढेर सारे बच्चे हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा कंपैरिजन करते हैं कि बिल सबसे नीचे कौन सा बच्चा है, टॉपर कौन सा बच्चा है, इसके कंपैरिजन में ये इसका कैसा है. यानी इसको ऐसे प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बनाया जाता है कि जो भी उसमें वेरिएबल्स हैं, जो भी उसमें आइटम्स आते हैं, उनका एक दूसरे से क्या रिलेशन होता है. रिलेशन का मतलब होता है ना कि अगर मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया आपने, राइट, असेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाल दिया, तो पता चल जाएगा कि इससे इसका क्या रिलेशन है. ये इसके जस्ट ऊपर आता है. यानी जिसके जिसके मार्क्स 10 है और उसके ऊपर अगर असेंडिंग ऑर्डर में से किया गया है 10 के ऊपर अगर 11 है, तो सीधी सी बात है कि इसके ठीक ऊपर ये पड़ता है. ठीक है, यानी ये दोनों क्लोज हैं. अगर यहां से देखें, जो द स्टूडेंट हु हैज गॉट 20 मार्क्स, वो तो बहुत दूर है इससे. तो उस रिलेशन में उसको ऐसे प्लेस किया जाता है, उसके यानी सिस्टमेटिकली उसको प्लेस किया जाता है, और वो पूरा का पूरा जो होता है वो एक दूसरे की रिलेशन में किए जाते हैं. ठीक है, तो आई होप कि प्लूरल सेंस में जो हॉरेस सेक्रिस्ट ने दिया था, ये पूरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है सेंस में, और पूरा डेफिनेशन दिया है. तो कभी पूछा नहीं जाता है कि आपको प्लूरल सेंस में डेफिनेशन दिया है, देना है. डेफिनेशन पूछा जाए तो उसके मेन चीजों को आप बता देंगे. दैट इज दिस एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, है ना, और मार्क एक्सटेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, ऐसे ऐसे करके मेन चीजों को आप हाईलाइट करेंगे, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड ऐसे लास्ट में. इस सातों पॉइंट्स को आप याद कर लेंगे आराम से. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट.